तो चलिए देरी न करते हुए आगे बढ़ते हैं, करंट अफेयर्स के सिलसिले के क्वेश्चन को शुरू करते हैं। और अगर आपको आंसर पता है तो आप आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। क्वेश्चन नंबर 1, सरहरगढ़ महोत्सव का आयोजन किस स्थान पर होता है? सरहरगढ़ महोत्सव का आयोजन किस स्थान पर होता है? अब इस तरह के जो क्वेश्चन हैं वो प्रीलिम्स या वनडे एग्ज़ाम या किसी भी एग्ज़ाम में तो आते ही हैं। खासतौर से इस तरह के जो क्वेश्चन हैं महोत्सव से संबंधित, वो मेंस में भी 2 नंबर के आते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में न सिर्फ आपको इसका आंसर पता होना चाहिए, बल्कि इस महोत्सव की खासियत क्या है, ये कब आयोजित किया जाता है, इसके अंदर क्या कुछ खास बातें होती हैं, उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, ताकि जब मेंस में भी 2 या 4 नंबर में ये लिखने के लिए आए तो आप इसका पूरी तरह से आंसर दे सकें। ऑप्शन देखिए, ए बालोद, बी बलरामपुर, सी बस्तर या डी इनमें से कोई नहीं। सरहरगढ़ महोत्सव का आयोजन किस स्थान पर होता है? ए बालोद, बी बलरामपुर, सी बस्तर या डी इनमें से कोई नहीं। अगर आपको आंसर पता है तो अच्छी बात है, और नहीं पता है तो चलिए चलते हैं इसके डिस्क्रिप्शन में और देखते हैं कि क्या कुछ इसका आंसर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सरहरगढ़ महोत्सव कहाँ पे आयोजित होता है? बालोद में। ये जो सरहरगढ़ महोत्सव है वो बालोद जिले का गुरूर तहसील है और वहाँ के सोरर गांव में आयोजित होता है। तो कई बार ऐसा होता है कि ज़िले का नाम न दे के गाँव का नाम दे देता है, या गाँव का नाम न दे के तहसील का नाम दे देता है। तो ऐसी कंडीशन में आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। अब सोरर में ही माता बहादुर कलारिन का मंदिर है। लास्ट सेशन में मैंने ये क्वेश्चन आपसे पूछा था, आपने आंसर सही दिया था बालोद, लेकिन बालोद में कहाँ? सोरर में माता बहादुर कलारिन का मंदिर है। ठीक है, और बहादुर कलारिन की बातचीत हो रही है तो वो कलार समाज की हैं। अब कलार समाज की हैं तो ये जो गुरूर है वहाँ के जो विधायक हैं वो है संगीता सिन्हा। ठीक है, अब संगीता सिन्हा विधायक के बारे में मैं क्यों आपको बता रहा हूँ? इसलिए बता रहा हूँ कि पिछले कुछ पेपर्स को देखिएगा तो वहाँ पे विधायकों के बारे में मैच द कॉलम क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा एमएलए किस विधानसभा से है, या फिर कौन सा विधानसभा किस वर्ग के लिए आरक्षित है। तो इसी तरह से जब आप किसी भी चीज़ की डिटेल में देखेंगे तो सारी चीज़ें आपको पता हो जाएंगी और एग्ज़ाम में आपसे क्वेश्चन ज़रूर बनेंगे। तो जिस तरह से मैं डिस्क्रिप्शन दे के आपको पढ़ाता हूँ, उम्मीद करता हूँ वो आपको समझ में आता होगा और आप उसे अपने नोटबुक में नोट भी करते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वर्ष 2002 का ठाकुर पूरन सिंह स्मृति सूत्र सम्मान किसे दिया गया है? वर्ष 2002 का ठाकुर पूरन सिंह स्मृति सूत्र सम्मान किसे दिया गया है? सम्मान तो हमेशा क्वेश्चन में आते ही रहते हैं, इसलिए आपको इसके बारे में पढ़ना ज़रूरी है। आपके ऑप्शन है ए विवेक ढांड, बी संजय अलंग, सी अमिताभ जैन और डी अशोक अग्रवाल। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जब भी किसी क्वेश्चन को सॉल्व करिए तो उसके जो चारों ऑप्शन हैं उन ऑप्शन को भी डील करने की कोशिश करिए, ताकि सिर्फ एक आंसर निकलकर सामने ना आ पाए, बल्कि बाकी जो 3 ऑप्शन हैं उन तीनों ऑप्शन के बारे में भी आपको जानकारी हो कि ये 3 ऑप्शन अगर इसके आंसर नहीं हैं तो आखिरकार किसके आंसर हैं। तो इस तरह से जब आप डिस्क्राइब करके क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसका आंसर देंगे, तो आपसे एक बार में एक नहीं बल्कि 4 क्वेश्चन तैयार होंगे। तो क्वेश्चन देखिए, 2022 का ठाकुर पूरन सिंह स्मृति सूत्र सम्मान किसे दिया गया है? अब ये देखिए विवेक ढांड। विवेक ढांड कौन है? ये छत्तीसगढ़ नवाचार आयोग के अध्यक्ष हैं। ठीक है, संजय अलंग। संजय अलंग कौन है? फिलहाल ये रायपुर संभाग के कमिश्नर हैं और इन्हें बहुत सारे पुरस्कार मिल चुके हैं। लास्ट में मैंने एक क्वेश्चन इनके बारे में पूछा था, आपने आंसर दिया था। अमिताभ जैन कौन है? ये छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव हैं। और अशोक अग्रवाल कौन है? ये रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष हैं। तो इसी तरह से जब चारों ऑप्शन के बारे में आपको पता रहेगा तो आप इजीली इसका आंसर दे देंगे। तो वर्ष 2022 का जो ठाकुर पूरन सिंह स्मृति सूत्र सम्मान है वो डॉक्टर संजय अलंग को दिया गया है। संजय अलंग के बारे में मैं बड़े विस्तार से आपको बता चुका हूँ पिछले वीडियो में, और पिछले वीडियो में भी उनको 2 और पुरस्कारों के बारे में जिक्र कर चुका हूँ। यहाँ पे एक और पुरस्कार उस नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, ठाकुर पूरन सिंह। ठीक है, रायपुर के संस्कृति विभाग के सभागार में देश भर से आए रचनाकारों की उपस्थिति में इन्हें सम्मानित किया गया है। अब इनकी किताबें कौन सी है वो तो आपको पता ही है, नहीं पता है तो लास्ट वीडियो एक बार ज़रूर देखिएगा ताकि इनके बारे में और डिटेल आपको पता चल जाए। और अगर आपने करंट अफेयर का कोई एक वीडियो या कोई एक पार्ट देखा है तो मेरी आपसे उम्मीद है कि आप सभी वीडियोज़ को देखिए ताकि आपका जो बेस है वो अच्छे से तैयार हो सके। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस विश्वविद्यालय की ई लाइब्रेरी की मदद से राज्य के 33 जिलों के छात्रों को ऑनलाइन किताबों की सुविधा मिलेगी? राज्य का ऐसा कौन सा विश्वविद्यालय है, यूनिवर्सिटी है, जिसने ई लाइब्रेरी शुरू की है और उसके इस ई लाइब्रेरी की मदद से स्टेट के सभी जिलों के छात्रों को ऑनलाइन किताबों की सुविधा मिलेगी? आपके ऑप्शन है ए अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बी गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय, सी पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय और डी स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय। ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं। इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि सही आंसर क्या है। क्वेश्चन फिर से देख लीजिए।
किस विश्वविद्यालय की ई लाइब्रेरी की मदद से राज्य के 33 जिलों के छात्रों को ऑनलाइन किताबों की सुविधा मिलेगी? अब सपोज कीजिए कि एक क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल नया है और आपको नहीं समझ में आ रहा है कि इसका आंसर क्या हो सकता है, तो यहाँ पे आप एलिमिनेशन प्रोसेस को अपना सकते हैं। ठीक है, कुछ एलिमिनेशन प्रोसेस ऐसा है कि आपको बहुत ही ईजिली चीज़ें मिल जाएंगी। अब जैसे कि हम अगर अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय की बात करें तो ये कहाँ पे है? ये है बिलासपुर में। ठीक है, और ये बिलासपुर के लिए स्पेशल विश्वविद्यालय है, पूरे स्टेट के लिए नहीं है। जो विश्वविद्यालय पूरे स्टेट के लिए नहीं है तो वो पूरे स्टेट के छात्रों को ऑनलाइन किताबें कैसे दे पाएगा? तो यहाँ पे एक ऑप्शन तो सीधे सीधे कट हो जाता है। अब बात करते हैं हम गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय की। गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय केंद्र से द्वारा संचालित होता है और यहाँ पे इसकी अपनी एक फैकल्टी है और ये स्टेट में कहीं भी और सर्व नहीं करता सिवाय अपने कैंपस के। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं। तीसरा है पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय। ये कहाँ है? रायपुर में है और ये भी सिर्फ रायपुर और रायपुर संभाग के विश्वविद्यालयों के लिए काम करता है, तो ये पूरे स्टेट के लिए काम नहीं करता है। तो इसका भी आंसर होगा कि ये सही ऑप्शन नहीं है। लास्ट में बच गया आपका स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, जो कि सही आंसर है। तो अगर आपको आंसर नहीं भी पता तो इस तरह से एलिमिनेशन प्रोसेस से थोड़ा सा अपना ब्रेन यूज़ करके आप आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। अब CSVTU की जो ब्रांचेज़ हैं वो पूरे प्रदेश में फैली हुई हैं, क्योंकि इसका कोई ना कोई जो कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज, वो किसी न किसी ज़िले में बना हुआ है और वो उससे संबद्ध है। तो इस तरह से इसका सही आंसर है छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, जिसे हम शॉर्ट में CSVTU बोलते हैं। अब देखिए, इसने जो ई लाइब्रेरी शुरू की है उससे 33 जिलों के फार्मेसी, डिप्लोमा, इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट संस्थानों में अध्ययनरत 27,000 छात्र छात्राओं को उनके मोबाइल और लैपटॉप पर ऑनलाइन किताबों की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। और ये किताबें कितने वर्षों तक रहेंगी? अगले 7 वर्षों तक उनके मोबाइल और लैपटॉप पे उपलब्ध रहेंगी। मतलब ई लाइब्रेरी में जाके अगर उस स्टूडेंट ने इस किताबों को डाउनलोड कर लिया तो वो उसके उस सेक्शन में 7 साल तक अवेलेबल रहेंगी और वो इजीली उसको पढ़ सकता है। तो ये शुरुआत किया है छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय ने। उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह से मैं डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा होगा, और अगर थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न है तो वीडियो को फिर से एक बार पॉज करके या रिवाइंड करके देख लीजिएगा। 2 बार 3 बार जब आप उसको सुनेंगे तो सारी चीज़ें, आपकी जो डाउट है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगी। आगे देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य योजना आयोग द्वारा जारी छत्तीसगढ़ SDG, जिसको हम सतत विकास लक्ष्य बोलते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, डिस्ट्रिक्ट रैंकिंग में प्रदेश में किस जिले को पहला स्थान मिला है? राज्य सरकार ने भी SDG जारी किया है और इसके अनुसार जो प्रोफाइल बना है, जो अंक मिले हैं, उसमें कौन सा जो डिस्ट्रिक्ट है वो फर्स्ट रैंक हासिल किया है, इसके बारे में आपको बताना है। आपके ऑप्शन है A अंबिकापुर, B रायपुर, C धमतरी और D जगदलपुर। ठीक है, इसके बारे में बहुत विस्तार से बताऊंगा और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि न सिर्फ वनडे या प्रीलिम्स के लिए बल्कि ये आपके मेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंस के लिए भी ये पूछ सकता है, तो इसे आप स्टार लगा के अपने नोटबुक में नोट करिएगा कि SDG गोल्स जो बने हैं, स्टेट ने जो रिपोर्ट जारी की है छत्तीसगढ़ राज्य योजना आयोग ने, उसमें कौन सा जो डिस्ट्रिक्ट है वो फर्स्ट पोजीशन पे है। और सिर्फ आपको फर्स्ट पोजीशन का ही नाम याद नहीं रखना है, बल्कि 1 से 5वें तक के डिस्ट्रिक्ट की जो रैंक है उसको याद रखना है। इसके अलावा ये जो कैटेगरी है, वो कैटेगरी कौन कौन सी होती है उसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। ये सारी बातें मैं अभी आपको डिटेल से बताऊंगा। पहले आप इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, और नहीं पता है तो वेट करिए, थोड़ी देर में मैं इसको डिस्क्राइब करूंगा। क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए। छत्तीसगढ़ राज्य योजना आयोग द्वारा जारी छत्तीसगढ़ SDG सतत विकास लक्ष्य डिस्ट्रिक्ट रैंकिंग में प्रदेश के किस जिले को पहला स्थान मिला है? A अंबिकापुर, B रायपुर, C धमतरी या D जगदलपुर। अगर आपको आंसर पता है तो ठीक है, और नहीं पता तो चलिए सीधा हम इसके डिस्क्रिप्शन में चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए, धमतरी जिला 72 अंक अर्जित कर पूरे प्रदेश में प्रथम रैंक पर है। यानी कि जो SDG गोल्स जारी हुए हैं उस SDG गोल्स में धमतरी पूरे जिले में नंबर 1 रैंक पर है। और इसके अलावा राजनांदगांव, बालोद, दुर्ग, बेमेतरा, गरिया, महासमुंद और रायपुर जिले के सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के आधार पर ये फ्रंट रनर जिलों में शामिल हैं। अब यहाँ पे एक फ्रंट रनर जिले आ गए, जबकि प्रदेश के शेष जिले परफॉर्मर श्रेणी में शामिल हैं। इसका मतलब ये 2 कैटेगरी आपको दिख गई, एक फ्रंट रनर कैटेगरी और एक परफॉर्मर कैटेगरी। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि टोटल जो कैटेगरीज़ हैं वो 4 कैटेगरी हैं, और 4 कैटेगरी में यहाँ पे नंबर के आधार पे इनका डिस्क्रिप्शन दिया जाता है कि कौन किस कैटेगरी में है।
ठीक है। फ्रंट रनर दूसरी कैटेगरी है और परफॉर्मर तीसरी कैटेगरी है। दैट मीन्स कि जो पहली कैटेगरी है उसमें स्टेट का कोई भी डिस्ट्रिक्ट शामिल नहीं हो पाया है। क्यों शामिल नहीं हो पाया है? क्योंकि जो पहली कैटेगरी है उसमें शामिल होने के लिए 100 नंबरों को हासिल करने की आवश्यकता होती है, लेकिन छत्तीसगढ़ एसडीजी में मैक्सिमम धमतरी ने 72 अंक अर्जित किए हैं, इसलिए वो फ्रंट रनर जिले में शामिल है। ठीक है, और 5 जिले जो हैं उसको देख लीजिएगा, और इसके अलावा बाकी जो जिले हैं परफॉर्मेंस श्रेणी में उसको शामिल है। तो फ्रंट रनर जिलों में कौन कौन शामिल है इसको अपने नोटबुक में नोट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऑप्शन दे सकता है 4 से 5 जिलों के नाम दे देगा और पूछ देगा कि कौन सा जिला फ्रंट रनर में शामिल है, वो आपको बताना होगा। तो धमतरी के साथ साथ कौन सा है? राजनांदगांव, बालोद, दुर्ग, बेमेतरा। अब ये देखिए ये एक ही संभाग के 4 जिले हो गए। ठीक है, दुर्ग संभाग के अंतर्गत धमतरी रायपुर संभाग में आ जाएगा। राजनांदगांव, बालोद, दुर्ग और बेमेतरा ये एक संभाग के हो गए, और इसके अलावा रायपुर संभाग का धमतरी, गरियाबंद, महासमुंद और रायपुर ये एक संभाग के हो गए। तो इस तरह से 2 संभाग में आप जब 2 कमिश्नरेट में इसको डिस्क्राइब करेंगे तो वहाँ के ये 8 जिले आपको बहुत आसानी से याद हो जाएंगे, एक एक जिले को याद करने की बजाय, और आपको पता रहेगा कि फ्रंट रनर जिलों में कौन शामिल है। ठीक है, तो अब आते हैं एक और डिस्क्रिप्शन पे जो जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये तो आपने देख लिया कि एसडीजी गोल में नंबर 1 धमतरी है स्टेट में, और उसके अलावा कैटेगरी भी आपने देख लिया। मैंने बता दिया था आपको कि 4 कैटेगरीज इनकी होती हैं। सबसे पहला अचीवर, जिसमें स्टेट का कोई भी जिला शामिल नहीं हो पाया है क्योंकि इसके लिए 100 अंकों की ज़रूरत होती है। उसके बाद फ्रंट रनर, इसमें 8 जिले शामिल हैं। कौन कौन से? दुर्ग संभाग के 4 और इसके अलावा रायपुर संभाग के 4। इस तरह से आप याद करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। परफॉर्मर श्रेणी में बाकी जो डिस्ट्रिक्ट आते हैं, यानी कि ये जो 8 डिस्ट्रिक्ट हैं इनको छोड़ दिया जाए तो बाकी जितने डिस्ट्रिक्ट बचे वो स्टेट के कौन सी कैटेगरी में है? परफॉर्मर कैटेगरी में है। और एस्पिरेंट कैटेगरी है सबसे कम, लेकिन इस कैटेगरी में स्टेट का कोई भी डिस्ट्रिक्ट शामिल नहीं है। ठीक है, अब ये देखिए कि पहली पोजीशन पे अगर धमतरी है तो बाकी के और उसके नीचे 4 पोजीशन पे कौन है? तो राजनांदगांव है सेकंड, बालोद और दुर्ग है आपका थर्ड, बेमेतरा है फोर्थ, और गरियाबंद, महासमुंद, रायपुर 5वें स्थान पर है। ठीक है, तो इस तरह से ये सारे डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे हैं और कौन किस पोजीशन पे है ये भी आपने जान लिया। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है वनडे के लिए, मेंस के लिए, इसलिए इस क्वेश्चन को फिर से रिवाइंड करके सुनिएगा, पॉज करके ध्यान से देखिएगा, नोट करिएगा और रिवाइज ज़रूर करिएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ के किस लोक कलाकार को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? अब इस क्वेश्चन को पढ़ते हुए एक चीज़ ध्यान देखिएगा कि यहाँ पे है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, जबकि एक और होता है फेलोशिप पुरस्कार। ठीक है, तो फेलोशिप पुरस्कार अलग होता है, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार अलग होता है। इस बार छत्तीसगढ़ की 2 महान विभूतियों को पुरस्कार मिला है। एक को मिला है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और एक को मिला है संगीत नाटक फेलोशिप। ठीक है, तो दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, अच्छे से समझिएगा और आंसर याद रखिएगा कि किसको एकेडमी मिला है और किसको फेलोशिप मिला है। तो यहाँ पे एकेडमी पुरस्कार की बात कर रहा हूँ मैं। संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार किसे मिला है? ऑप्शन है आपके ए उषा बारले, बी ममता चंद्राकर, सी तीजन बाई और डी आरू साहू। अब यहाँ पे आपको ये भी पता होना चाहिए कि उषा बारले को भी कौन सा सम्मान मिला है, ममता चंद्राकर के नाम के आगे क्या लगता है, पद्मश्री लगता है या पद्म विभूषण लगता है, तीजन बाई को क्या पुरस्कार मिले हैं, इनके नाम के आगे क्या लगता है, और आरू साहू कौन है। इन चारों के बारे में जब आप अच्छी तरह से जानेंगे तो आप अपने आंसर को भी सॉल्व कर ले जाएंगे। आपको अगर आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, और नहीं पता तो चलते हैं डिस्क्रिप्शन की तरफ। ये संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार आखिरकार किसे मिला है? ये मिला है लोक गायिका ममता चंद्राकर को, जिनका असली नाम है डॉक्टर मोक्षदा चंद्राकर, और ये पद्मश्री सम्मान से सम्मानित हैं। और डॉक्टर मोक्षदा यानी कि ममता चंद्राकर वर्तमान में खैरागढ़ की इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय की कुलपति हैं। अब यहाँ पे आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि जो इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय है, इसका ये जो नाम इंदिरा है वो किसके नाम पर पड़ा है? जो भी एस्पिरेंट अभी नए होंगे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, जिनको ये लगता होगा कि इंदिरा नाम से इंदिरा गांधी है, वो एक बार अपना फैक्ट चेक कर लेंगे और इस क्वेश्चन का आप आंसर पता लगाने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इस विश्वविद्यालय के नाम के आगे इंदिरा क्यों लगा हुआ है। ठीक है, आप इस क्वेश्चन का आंसर खोजिएगा। जो पुराने एस्पिरेंट है, जो पढ़ चुके हैं, उन्हें तो इसका आंसर पता होगा, लेकिन नए एस्पिरेंट के लिए जानना ज़रूरी है। और जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ कि आखिरकार एक क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन निकल सकते हैं, इस तरह से जब आप क्वेश्चन को डिग करेंगे, खोदेंगे, तो आपके पास ढेर सारे आंसर मिलेंगे और आपका माइंड भी ब्रॉड होगा। अब डॉक्टर मोक्षदा यानी कि ममता चंद्राकर को नई दिल्ली में ये पुरस्कार मिला है। किसके हाथों? राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें यह सम्मान संगीत नाटक अकादमी से सम्मानित किया है। तो इस तरह से अब क्लियर हो गया कि संगीत नाटक अकादमी अलग पुरस्कार होता है और फेलोशिप पुरस्कार अलग होता है। तो इस बार का जो अकादमी पुरस्कार है
वो मिला है ममता चंद्राकर को। ममता चंद्राकर कौन है? खैरागढ़ यूनिवर्सिटी की कुलपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्री विश्वभूषण हरिचंदन ने छत्तीसगढ़ के 9वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली है। यह शपथ उन्हें किसने दिलाई? ठीक है, श्री विश्वभूषण हरिचंदन ने छत्तीसगढ़ के 9वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली है। यह शपथ उन्हें किसने दिलाई? ऑप्शन ए मुख्यमंत्री ने, ऑप्शन बी राष्ट्रपति ने, ऑप्शन सी सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने और ऑप्शन डी छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने। आपको आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। अब मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूँ और उसके पहले कुछ डिस्कस कर लेते हैं। अब एक बात तो ये हो गई कि ये छत्तीसगढ़ के राज्यपाल हैं, किस क्रम के हैं ये भी हो गई, शपथ ली है उन्होंने ये भी ली है, और उसके शपथ किसने दिलाई है इस बात की भी हो गई। अब इसमें ये सारी चीज़ें आपको क्वेश्चंस के रूप में देखनी है, ठीक है। अब मुख्यमंत्री, तो मुख्यमंत्री क्या शपथ दिला सकते हैं राज्यपाल को, और अगर मुख्यमंत्री को शपथ लेनी है तो उन्हें शपथ कौन दिलाएगा? क्वेश्चन नंबर 1, राष्ट्रपति, क्या राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं राज्यपाल को? क्योंकि नियुक्त राष्ट्रपति ही करते हैं, तो क्या शपथ भी राष्ट्रपति दिलाते हैं? सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस, इनके बारे में सवाल उठता है, और छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, क्या ये शपथ दिलाते हैं? ऑप्शन आ गए हैं, आंसर भी आप लोगों ने दे दिए हैं। अब देखते हैं कि आखिरकार इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधिपति ने इनको शपथ दिलाई थी। दैट मीन्स किसी भी स्टेट के गवर्नर को उस स्टेट के हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस राज्यपाल को शपथ दिलाता है। तो यहाँ पे भी जब राज्यपाल ने पद ग्रहण किया तो उस वक्त छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश थे वो थे श्री अरूप कुमार गोस्वामी। उन्होंने राज्यपाल श्री हरिचंदन को शपथ दिलाई। ठीक है, शपथ कहाँ दिलाई? राजभवन के दरबार हॉल में शपथ दिलाई। और इसके अलावा एक चीज़ और जानना जरूरी है आपको कि हरिचंदन ने किस लैंग्वेज में शपथ ग्रहण किया। ओथ इन्होंने हिंदी भाषा में ली। इन्हें हिंदी भाषा की जानकारी नहीं है क्योंकि दूसरे स्टेट से आते हैं, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने हिंदी भाषा में शपथ ली है। अब आपके लिए एक क्वेश्चन ये कि छत्तीसगढ़ में ये जो चीफ जस्टिस हैं उनके लिए संविधान में कहाँ प्रावधान है कि किसी भी हाई कोर्ट में किसी चीफ जस्टिस की नियुक्ति होगी? आपको उस आर्टिकल के बारे में मुझे बताना है कि किसी भी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की नियुक्ति किस आर्टिकल के अंतर्गत होती है। इसके अलावा आपको एक चीज़ ये भी बताना है कि किस संविधान के किस आर्टिकल के तहत राज्यपाल शपथ लेते हैं, ये भी आपको बताना है। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, सर्च करिएगा, पढ़िएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने डिस्कस किया था आपसे कि एक होता है संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार और एक होता है फेलोशिप पुरस्कार। तो फेलोशिप यहाँ पे लगा हुआ है, क्वेश्चन लगभग वही सेम है। पूछा ये है कि संगीत नाटक अकेडमी फेलोशिप के से सम्मानित किसे किया है? ऑप्शन सेम है, उषा बारले, ममता चंद्राकर, तीजन बाई और आरू साहू। तो एक आंसर तो आपने निकाल लिया था कि जो एकेडमी पुरस्कार है वो ममता चंद्राकर को मिला है। ठीक है, उषा बारले को फिलहाल कोई अवार्ड नहीं मिला है, उन्हें पद्मश्री मिला है। तीजन बाई और आरू साहू बच गई। आरू साहू की एज अभी बहुत कम है, उन्हें कोई पुरस्कार नहीं मिला, तो ऑप्शन बच गया आपका तीजन बाई, यानी कि इसका सही आंसर क्या है? पद्म विभूषण श्रीमती तीजन बाई। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने इन्हें संगीत नाटक अकेडमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया। यानी कि इस बार जब ये अवार्ड दिया जा रहा था तो मोक्षदा यानी कि ममता चंद्राकर को भी दिया जा रहा था संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार, और श्रीमती तीजन बाई को भी दिया जा रहा था संगीत नाटक अकेडमी फेलोशिप सम्मान। तो ये दोनों चीज़ें आप अच्छे से याद रखिएगा, कन्फ्यूज़ मत होइएगा कि फेलोशिप और नाटक अकेडमी पुरस्कार में। ठीक है, तो इस तरह से जब आप डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको सारी चीज़ें पता रहेंगी और आपके क्वेश्चन आपसे मिस नहीं होंगे। कि छत्तीसगढ़ के किस साहित्यकार को पेन नाबोकोव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? छत्तीसगढ़ के किस साहित्यकार को पेन नाबोकोव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आपके ऑप्शन है ए विनोद कुमार शुक्ल, ऑप्शन बी विनय कुमार पाठक, ऑप्शन सी विमल कुमार पाठक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, नहीं तो हम इसका डिस्क्रिप्शन पे तो चलेंगे ही। तो छत्तीसगढ़ के किस साहित्यकार को पेन नाबोकोव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? विनोद कुमार शुक्ल, विनय कुमार पाठक, विमल कुमार पाठक और या इनमें से कोई नहीं। चलते हैं इसके डिटेल की तरफ, देखते हैं कि आखिरकार किसको ये पेन नाबोकोव पुरस्कार मिला है। तो जो साहित्यकार हैं वो है विनोद कुमार शुक्ल। यहाँ पे देखिए एक आर्टिकल निकला था, इस आर्टिकल में ये लिखा हुआ था कि राज्यपाल श्री विश्वभूषण हरिचंदन ने छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ लेखक और प्रख्यात समकालीन हिंदी साहित्यकार श्री विनोद कुमार शुक्ल को प्रतिष्ठित पेन नाबोकोव सम्मान मिलने की घोषणा होने पर शुभकामनाएं प्रेषित की हैं। ठीक है, श्री जो अपने राज्यपाल उन्होंने कहा है कि श्री शुक्ल छत्तीसगढ़ के गौरव हैं और उनके अनेकों रचनाएं पुरस्कृत हुई हैं।
तो ये जो पुरस्कार है पेन नाबोको पुरस्कार वो किसे मिला है? विनोद कुमार शुक्ल को मिला है। इसे आप अपने नोटबुक में जरूर नोट कर लीजिएगा ताकि ये क्वेश्चन जब आए तो आपसे आंसर बन जाए और इस तरह के क्वेश्चन आने की संभावनाएं रहती हैं। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन देखिए, परिवहन विभाग द्वारा हाल ही में नई गाड़ियों की टेम्पोररी रजिस्ट्रेशन यानी कि TR जिसे कहते हैं अस्थायी पंजीकरण की मान्य अवधि को 1 महीने से बढ़ाकर डैश कर दिया है। इसका अर्थ ये है कि परिवहन विभाग नई गाड़ियां जो निकलती थी उनका टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन करता था और उनकी मान्य अवधि 1 महीने थी, लेकिन अब उस मान्य अवधि को बढ़ा दिया गया है। तो उस मान्य अवधि को 1 महीने से बढ़ाकर कितने महीने कर दिया गया है? आपके ऑप्शन है A 3 माह, ऑप्शन B 6 माह, ऑप्शन C 9 माह या ऑप्शन D 12 माह। आंसर आपको बताना है कि 1 महीने से बढ़ाकर टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन की जो वैधता है वो कितने माह कर दी गई है। टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन क्या होता है इस पर भी हम बात करेंगे। पहले अगर आपको आंसर पता है तो आंसर बता दीजिए, उसके बाद हम आंसर के बारे में बात करेंगे, फिर टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन के बारे में भी बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने बोल्ड अक्षरों में कर दिया है 6 माह। जो रजिस्ट्रेशन है उसकी वैधता 1 महीने से बढ़ाकर अब 6 महीने कर दी गई है। ठीक है, और ये किसके लिए किसने करवाया है? मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सामने कुछ परिवहन विभाग के ट्रांसपोर्टर और डीलर ने मांग रखी थी कि जब भी वो नई गाड़ी खरीदते हैं तो उन्हें 1 महीने का समय दिया जाता है, और कई बार ऐसा होता है कि 1 महीने का समय बीत जाता है और वो रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाते हैं। तो ऐसे कंडीशन में उन्हें दिक्कत होती है, फाइन जमा करना पड़ता है। तो अब उन्होंने मांग की थी कि इसकी वैधता बढ़ा दी जाए, तो अब इसकी जो वैलिडिटी है वो 1 माह से बढ़ा के 6 माह कर दी गई है। अब ये टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन होता क्या है? टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन ये है कि जब भी आप कोई नई गाड़ी खरीदते हैं और आप उसका तुरंत रजिस्ट्रेशन नहीं कराना चाहते हैं तो आप उसका टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। कई गाड़ियों पे आप देखेंगे तो उस पर TR लिखा रहता है। इसका मतलब यही होता है कि टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन इसलिए होता है कि सपोज़ आपने रायपुर से कोई गाड़ी खरीदी है लेकिन आपको उसका नंबर चाहिए बिलासपुर का। ठीक है, तो रायपुर से खरीदने के हिसाब से रूल ये है कि आपको CG04 नंबर मिलना चाहिए, लेकिन TR लेके आप वहाँ बिलासपुर जा सकते हैं और बिलासपुर में CG10 नंबर से आप उसका रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ऐसे ही अगर आपने हरियाणा से गाड़ी खरीदी है, नई गाड़ी खरीदी है, वहाँ से आप टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन लेके आप छत्तीसगढ़ में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, या छत्तीसगढ़ से गाड़ी खरीद के TR लेके आप हरियाणा में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो इसीलिए होता है टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन। इसकी एक वैधता होती है, उसके अंदर आपको परमानेंट रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। तो ये जो टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन है उसकी वैधता यानी कि वैलिडिटी अब 1 महीने से बढ़ाकर 6 महीने कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कविता लेखन के क्षेत्र में एक नया पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की है। यह पुरस्कार किस कवि के सम्मान में प्रदान किया जाएगा? छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कविता लेखन के क्षेत्र में एक नया पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की है। यह पुरस्कार किस कवि के सम्मान में प्रदान किया जाएगा? आपका ऑप्शन A श्यामलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन B संत कवि पवन दीवान, ऑप्शन C परदेसी लाल वर्मा, ऑप्शन D विनोद कुमार शुक्ल। फिर से सुनिएगा क्वेश्चन, कविता लेखन के क्षेत्र में अब एक नया पुरस्कार दिया जाएगा और यह पुरस्कार एक कवि के सम्मान में दिया जाएगा। तो वो कौन से कवि हैं जिनके सम्मान में यह पुरस्कार दिया जाएगा कविता लेखन के क्षेत्र में? 4 ऑप्शन यहाँ पे हैं, श्यामलाल चतुर्वेदी, संत कवि पवन दीवान, परदेसी लाल वर्मा और विनोद कुमार शुक्ल। आपको बताना है सही आंसर क्या है। आंसर पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो चलते हैं डिस्क्रिप्शन की तरफ। इसका जो सही आंसर है वो है संत कवि पवन दीवान। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसकी घोषणा की है उनकी पुण्यतिथि पर, जब वो श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हुए थे तो उन्होंने उनके सम्मान में ये घोषणा की है कि अब संत कवि पवन दीवान के नाम से कविता लेखन के क्षेत्र में राज्य अलंकरण पुरस्कार प्रदान किया जाएगा और यह प्रतिवर्ष राज्य अलंकरण समारोह में दिया जाएगा। तो राज्य अलंकरण समारोह में वैसे ही बहुत से पुरस्कार हैं। अब इस वर्ष से 2023 से जब 1 नवंबर को राज्य अलंकरण सम्मान दिया जाता है तो ये पुरस्कार भी जुड़ जाएगा कि कविता लेखन के क्षेत्र में संत कवि पवन दीवान सम्मान। तो इसे याद रखिएगा, इसे नोटबुक में जरूर से नोट कर लीजिएगा ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी रहे और बाद में आपको कोई परेशानी न हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निकिता यादव। देखिए हो सकता है ये जो क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ ना वो क्वेश्चन आपने कहीं ना कहीं से सुना हो या पढ़ा हो, लेकिन मैं क्वेश्चन इस तरह से पूछता हूँ जिस तरह से आजकल PSC या व्यापम क्वेश्चन पूछते हैं। वो सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं पूछते हैं बल्कि सीधे क्वेश्चन को टेढ़ा करके घुमा के क्वेश्चन पूछते हैं। तो मेरे भी क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है वो लगभग वैसा ही है ताकि आप एक फेमिलियर टाइप का आपका माहौल हो जाए जब भी आप एग्ज़ाम देने जाएँ। तो यहाँ पे भी देखिए एक सीधा सा क्वेश्चन था लेकिन वो क्वेश्चन मैंने घुमा के दूसरे तरीके से कर दिया है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और आंसर देने की कोशिश करिए। निकिता यादव ने तमिलनाडु में, अब यहाँ मैंने नाम बता दिया, जबकि अक्सर आप देखते होंगे कि बाकी जो प्रश्न सेट करते हैं वो खेल का नाम बता देते हैं और खिलाड़ी का नाम पूछते हैं। यहाँ पे मैंने वैसा नहीं किया।
निकिता यादव ने तमिलनाडु में आयोजित राष्ट्रीय किक बॉक्सिंग प्रतियोगिता में रजत पदक हासिल किया। उनका चयन दुबई में आयोजित होने वाली किक बॉक्सिंग की अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में हुआ है। वो किस जिले की रहने वाली हैं? अब यहाँ पे आपको खिलाड़ी के बारे में सब कुछ पता चल गया। नाम निकिता यादव है, वो किक बॉक्सिंग की खिलाड़ी हैं। उन्होंने तमिलनाडु में जो राष्ट्रीय किक बॉक्सिंग प्रतियोगिता हुई थी उसमें रजत पदक जीता। उनका चयन दुबई में आयोजित होने वाली किक बॉक्सिंग की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में हुआ है। 4 फैक्ट तो आपको क्वेश्चन से ही मिल गए। अब आपको बताना है कि वो किस जिले की रहने वाली हैं। ए सूरजपुर, बी दंतेवाड़ा, सी रायपुर या डी बिलासपुर। अब आपको बताना है सही क्वेश्चन का आंसर। अब मैंने न ये पूछा कि किक बॉक्सिंग की कौन सी खिलाड़ी हैं जिन्होंने रजत पदक मिला है। मैंने ये भी नहीं पूछा कि कौन से खेल की खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में दुबई में चयन किया गया है। मैंने सीधे ये पूछा कि वो किस जिले के रहने वाली हैं। और इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। क्वेश्चन का आंसर आपको लगभग पता रहता है, आपने पढ़ा रहता है, लेकिन डिटेल में जब आप नहीं जाते हैं तो वो क्वेश्चन का आंसर आपसे नहीं बनता है। उम्मीद है आपको आंसर पता होगा। नहीं पता होगा तो चलिए हम इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाते हैं और देखते हैं कि सही आंसर क्या है। आंसर है सूरजपुर। सूरजपुर की रहने वाली 19 साल की निकिता यादव जो हैं वो किक बॉक्सर हैं और किक बॉक्सर में उन्होंने राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में 48 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक हासिल किया। तो पहला तो देखिए निकिता यादव कौन सी खिलाड़ी हैं, किक बॉक्सर, कहाँ की रहने वाली है, सूरजपुर, कौन से वर्ग में, 48 किलोग्राम वर्ग में, राष्ट्रीय प्रतियोगिता में क्या पदक हासिल किया, रजत पदक हासिल किया। अब राष्ट्रीय प्रतियोगिता में उन्होंने रजत पदक हासिल किया तो उनका चयन अंतर्राष्ट्रीय किक बॉक्सिंग स्पर्धा में हुआ। कौन से देश में हो रहा है? ये दुबई में हो रहा है। और इसके लिए उनके पास पैसे की कमी थी तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने स्वेच्छानुदान मद से उन्हें 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की है ताकि वो दुबई में जाके खिलाड़ी जो है अच्छे से प्रदर्शन कर सकें और छत्तीसगढ़ और देश का नाम रोशन कर सकें। तो इस तरह से एक क्वेश्चन में इतने सारे फैक्ट्स निकलते हैं, ये आपने देख लिया और इसी तरह से आपको पढ़ना है, तब कहीं जाकर आपका सारा का सारा कंटेंट क्लियर हो पाएगा। आप में से मैक्सिमम लोग बोलते हैं कि हम पढ़ते हैं हमारा कंटेंट क्लियर क्यों नहीं होता। उसका सीधा सा रीज़न यही है कि आप बहुत डिटेल में नहीं जाते, क्वेश्चन के हर आयाम के बारे में नहीं सोचते। नेक्स्ट देखते हैं, छत्तीसगढ़ की विशेष संरक्षित जनजातियों पर लिखित यात्रा पुस्तिका के लेखक कौन है? एक पुस्तक है जिसका नाम है यात्रा। ये छत्तीसगढ़ की संरक्षित जनजातियों पर आधारित है। आपको बताना है कि इसके लेखक कौन है। डॉक्टर सत्यजीत साहू, डॉक्टर संजय अलंग, शकुंतला तरार या परदेसी लाल वर्मा। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या है। छत्तीसगढ़ की विशेष संरक्षित जनजातियों पर लिखित यात्रा पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, यात्रा पर्व भी होता है, आपको मालूम है। डॉक्टर सत्यजीत साहू, डॉक्टर संजय अलंग, शकुंतला तरार और परदेसी लाल वर्मा। अब यहाँ पे जब बात हो रही है इतने सारे लोगों की, तो ये जितने भी लेखक हैं इनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि इन्हें कौन कौन सा पुरस्कार मिल चुका है या इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं। डॉक्टर संजय अलंग को मैंने आपको बताया, इन्हें हाल ही में 3 अलग अलग पुरस्कार मिले हैं। आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि वो तीनों पुरस्कार कौन कौन से हैं जो डॉक्टर संजय अलंग को मिले हैं। फिलहाल ये रायपुर के कमिश्नर हैं, ठीक है, और कई जिलों में ये कलेक्टर रह चुके हैं, IAS अधिकारी हैं। तो आपको बताना है कि इन्हें कौन कौन से पुरस्कार मिल चुके हैं। शकुंतला तरार की क्या रचनाएं हैं वो आप देख लीजिएगा, लगातार पूछता रहता है। परदेसी लाल वर्मा, परदेसी राम वर्मा या लाल वर्मा जो भी है, इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं वो आप देखिएगा। और डॉक्टर सत्यजीत साहू, इन्होंने क्या क्या लिखा है वो देखिएगा। अगर आपने आंसर दे दिया है तो अच्छी बात है, नहीं तो हम चलते हैं अब अपने आंसर की तरफ और देखते हैं कि यात्रा पुस्तिका के लेखक कौन है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर है, यात्रा पुस्तिका के जो लेखक हैं वो है डॉक्टर सत्यजीत साहू, यानी कि ऑप्शन ए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ की विशेष संरक्षित जनजातियों पर डॉक्टर सत्यजीत साहू द्वारा लिखित यात्रा पुस्तिका का विमोचन किया। ये किताब जब इन्होंने कंप्लीट कर ली थी तो इसका विमोचन इन्होंने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से करवाई है। ठीक है, अब इस पुस्तिका में है क्या? इस पुस्तिका में छत्तीसगढ़ में जो निवासरत विशेष पिछड़ी जनजातियाँ हैं उनके संकेंद्रण, जीवन शैली, रहन सहन, खान पान का उल्लेख किया गया है। यहाँ पे एक चीज़ और आपको ध्यान देनी है कि जो डॉक्टर सत्यजीत साहू हैं, इस किताब के लेखन के लिए उन्होंने ऐसी जगहों पे यात्राएं की जहाँ पे विशेष संरक्षित पिछड़ी जनजातियाँ रहती हैं, और ऐसी कंडीशन में ये उनके लिए मेडिकल का भी प्रबंध करते थे। मतलब जब भी ये जाते हैं तो ये अपने साथ दवाइयाँ और इनकी जो टीम है वो ज़रूरी दवाइयाँ लेकर जाती है और आदिवासियों के मेडिकल सुविधाओं के लिए भी ये लगातार मदद करते हैं, यानी कि सामाजिक कार्य भी करते हैं डॉक्टर सत्यजीत साहू। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आपको डॉक्टर सत्यजीत साहू के बारे में जानना हो, चाहे यात्रा पुस्तिका के लेखक के बारे में जानना हो। तो जब इस तरह से आप अपना ये क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे तो आपके पास सारे आयाम रहेंगे और आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो इतने क्वेश्चन मैंने लिए थे आज के करंट अफेयर में, और अब मैं आपसे क्विज के पास आता हूँ। आपको बताना है, ये क्विज का क्वेश्चन नंबर 1,
कि छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा विभाग को एम्बिलियंथ पुरस्कार मिला है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा विभाग को एम्बिलियंथ पुरस्कार मिला है। यह पुरस्कार किस एंड्रॉयड ऐप द्वारा पढ़ाई के लिए प्रदान किया है? छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा विभाग को एक पुरस्कार मिला है जिसका नाम है एम्बिलियंथ। ठीक है, लेकिन ये पुरस्कार क्यों मिला? एक एंड्रॉयड ऐप से पढ़ाई कराने के लिए मिला। तो वो एंड्रॉयड ऐप कौन सा है वो आपको बताना है। ए पढ़ई तुहर द्वार, बी बुलटू के बोल, सी सुघर पढ़वैया या डी निकलर। इन चारों में से एक ऑप्शन सही है, वो आपको बताना है। आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे लिख के बताइए कि इसका आंसर सही क्या होगा। क्विज का क्वेश्चन नंबर 1 का इसका सही आंसर मैं आपको अगले करंट अफेयर के एपिसोड में बताऊंगा। दूसरा क्विज का क्वेश्चन ये है कि गीदम में खुलने वाले नए मेडिकल कॉलेज का नाम क्या होगा? आपको पता है अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ के बजट में मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि गीदम में नया मेडिकल कॉलेज खुलेगा। अब ये भी तय हो गया है कि उस गीदम में खुलने वाले मेडिकल कॉलेज का नाम क्या होगा। आपको बताना है कि उसका नाम क्या होगा, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। जिसको नहीं पता होगा सही आंसर मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं पिछले वीडियो का, जहां से हमने अंत किया था, यानी कि कुछ क्वेश्चन। उसका आंसर मैक्सिमम लोगों ने आंसर बिल्कुल सही बताया है और आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, इस बात की तारीफ करनी पड़ेगी। छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा विभाग को एम्बिलियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार किस एंड्रॉयड ऐप द्वारा पढ़ाई करने के लिए प्रदान किया गया है? ऑप्शन दिया था मैंने, ए पढ़ई तुहर द्वार, बी बुलटू के बोल, सी सुगर पढ़वैया और डी निकलर। आप में से मैक्सिमम लोगों ने इसका जो क्वेश्चन का आंसर है वो सही दिया है। और ये क्वेश्चन काफ़ी टफ था, लेकिन फिर भी आप लोग सही आंसर दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप लोग मन लगाकर पढ़ाई कर रहे हैं। तो सही आंसर था निकलर ऐप। निकलर ऐप का मतलब क्या है? NIC जिन्होंने इसको बनाया है, और LER मतलब लर्निंग। NIC के द्वारा लर्निंग के लिए ऐप बनाया गया, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं निकलर। ठीक है, इसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग को एम्बिलियन पुरस्कार से नवाजा गया है। ठीक है, यह पुरस्कार कहाँ दिया गया था? दिल्ली में दिया गया था। और साउथ एशिया में एम्बिलियंथ अवार्ड मोबाइल के माध्यम से आम जनता तक तकनीक का उपयोग कर जीवन सुगम बनाने की दिशा में किया जा रहे नवाचारों को सम्मानित करता है। इसकी शुरुआत एम्बिलियंथ की कब से हुई थी? 2010 से हुई थी। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि एम्बिलियंथ के बारे में आपको जानकारी रहे। अवार्ड तो मिलते हैं, किसको मिलते हैं वो आपको पता रहता है, लेकिन जो अवार्ड मिल रहा है वो क्यों मिल रहा है, वो कब से शुरू हुआ है, वो कहाँ से दिया जाता है, इस बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। कुछ क्वेश्चन नंबर 2, इसका भी आंसर आप सभी लोगों ने बिल्कुल सही दिया था। आपके ऑप्शन है, गीदम में खुलने वाले मेडिकल कॉलेज का नया नाम क्या होगा? तो महामाया मेडिकल कॉलेज, बी माँ दंतेश्वरी मेडिकल कॉलेज, सी बलीराम कश्यप मेडिकल कॉलेज या डी महेंद्र कर्मा मेडिकल कॉलेज। गीदम आप जानते हैं कहाँ है? दंतेवाड़ा में है। तो दंतेवाड़ा में एक बहुत ही प्रसिद्ध माता का मंदिर है और वहीं से इसका नामकरण किया गया है। और इसका सही आंसर है बी, यानी कि माँ दंतेश्वरी मेडिकल कॉलेज। और आप में से सभी लोगों ने इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में दिया था। आप ऐसे ही मन लगाकर पढ़ते रहिए ताकि आप लगातार अपडेट रहें। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अपने करंट अफेयर्स के इस पार्ट के क्वेश्चंस का सिलसिला। और सबसे पहला क्वेश्चन नामकरण को लेकर ही है कि अंबिकापुर के मेडिकल कॉलेज का नाम किस महान विभूति के नाम पर रखा गया है? आप जानते ही हैं कि नामकरण बहुत महत्वपूर्ण होता है, और जिस तरह से बड़े इंस्टीट्यूट खुल रहे हैं, यानी कि मेडिकल कॉलेजेस खुल रहे हैं, उनके नामकरण को लेकर लगातार घोषणाएं हो रही हैं। तो ऐसे में आपको अपडेट रहना पड़ेगा कि कौन से मेडिकल कॉलेज का नाम क्या है। तो अंबिकापुर के मेडिकल कॉलेज का नाम किस महान विभूति के नाम पर रखा गया, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है, ए माँ महामाया मेडिकल कॉलेज, ऑप्शन बी राजमाता देवेंद्र कुमारी सिंहदेव मेडिकल कॉलेज, सी राजमोहिनी देवी मेडिकल कॉलेज या डी संत गहिरा गुरु मेडिकल कॉलेज। आपके चारों ऑप्शन आपके सामने हैं और ये चारों ही नाम सरगुजा से ही संबंधित है। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा वो नाम है जिसके नाम पर अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज का नाम रखा गया है। अगर आपको सही आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिख के बताइए, और नहीं तो फिर हम डिस्क्रिप्शन में तो इसकी चर्चा करेंगे ही। लेकिन मैं क्वेश्चंस को डिटेल में करके बताऊंगा ताकि आपको पता रहे कि क्या चीज़ कैसे होती है। माँ महामाया मेडिकल कॉलेज, महामाया यहाँ पे नाम क्यों? क्योंकि महामाया देवी यहाँ पर स्थित हैं अंबिकापुर में, और महामाया देवी स्थित हैं आपके बिलासपुर में भी। तो ऐसी मान्यता है कि एक्चुअल जो महामाया मंदिर था वो अंबिकापुर में था, लेकिन उस वक्त के जो लुटेरे आए थे वो महामाया माता के गले में इतने आभूषण थे कि वे उसे निकाल नहीं पाए, तो उन्होंने माता का सर ही काट लिया। लेकिन जब वो सर लेके जा रहे थे तो बिलासपुर में जो कलचुरी साम्राज्य के राजा थे उनको सपना आया और उन्होंने चोरों को पकड़ा और वहाँ पे माता का सर उन्हें मिला, तो वहाँ पे सर स्थापित हो गया। तो इस तरह से जो महामाया मंदिर का धड़ है वो सरगुजा में है, अंबिकापुर में है, जो सर है वो बिलासपुर में स्थापित है। राजमाता देवेंद्र कुमारी सिंहदेव ये नाम है। वर्तमान में जो आपके उप मुख्यमंत्री हैं डिप्टी CM TS सिंहदेव की माता जी का नाम है राजमाता देवेंद्र कुमारी सिंहदेव। ये भी मंत्री रह चुकी हैं मध्य प्रदेश के शासन में और विधायक रह चुकी हैं। राजमोहिनी देवी मेडिकल कॉलेज, राजमोहिनी देवी जो है वो एक समाज सेविका हैं, सरगुजा की बहुत बड़ी समाज सेविका हैं, आज भी इनका नाम चलता है।
इनको भी कई पुरस्कार मिल चुके हैं, उसको देख लीजिएगा। और संत गहिरा गुरु वर्तमान में कुसमी से जो विधायक हैं चिंतामणि सिंह महाराज, उनके पिताजी का नाम है। और गहिरा गुरु का काफ़ी बड़ा नाम है सरगुजा में, बहुत सारी संस्थाएं उन्होंने खोल रखी, आज भी संस्कृत की पढ़ाई यहाँ पे होती है। तो ये चारों नाम आपने देख लिया, आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या है। आपने अगर बता दिया है तो अच्छी बात है, नहीं तो हम सीधे चलते हैं अपने डिस्क्रिप्शन की तरफ। राजमाता श्रीमती देवेंद्र कुमारी सिंह देव, यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा, जो मेडिकल कॉलेज है उसका नाम है राजमाता श्रीमती देवेंद्र कुमारी सिंह देव, लेकिन मेडिकल कॉलेज के अंतर्गत जो संबंध हॉस्पिटल है, चिकित्सालय है, उसका नाम है राजमोहिनी देवी स्मृति चिकित्सालय। ठीक है, तो दो नाम है, तो इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि कौन सा मेडिकल कॉलेज है और कौन सा अस्पताल का नाम है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। राजमाता के नाम से जो कॉलेज का नाम किया गया है और राजमोहिनी के देवी के नाम से उसका चिकित्सालय का नाम दिया गया है। हर मेडिकल कॉलेज में एक चिकित्सालय होता है जहाँ पे बच्चे जाके प्रैक्टिस करते हैं, जो डॉक्टर होते हैं वो प्रैक्टिस करते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे दो नाम है। मेडिकल कॉलेज का नाम देवेंद्र कुमारी सिंह देव और मेडिकल कॉलेज के अस्पताल का नाम माता राजमोहिनी देवी स्मृति चिकित्सालय। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे एक तस्वीर आपको दिखाई दे रही है, तस्वीर भगवान बुद्ध की है, लेकिन आपको बताना ये है कि उत्खनन कार्य के दौरान कौन से स्थान से पांडुवंशी काल की प्राचीन बुद्ध प्रतिमा मिली है। एक चीज़ ये भी समझ में आ गया कि पांडुवंशी काल की प्राचीन बुद्ध प्रतिमा है। तो पांडुवंश के बारे में आपको अगर कुछ लिखने को आए तो आप इसके बारे में उल्लेख कर सकते हैं। मैं ये बताऊंगा कि आखिरकार ये मूर्ति कहाँ से मिली है और कहाँ पर स्थित है। पहले आप ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए तारा, ऑप्शन बी आरंग, ऑप्शन सी सोंड्रा और ऑप्शन डी राजिम। ठीक है, तो ये आपके पास नाम है, आपको बताना है कि आखिरकार उत्खनन के दौरान कौन सा वो स्थान है जहाँ से पांडुवंशी काल की प्राचीन बुद्ध प्रतिमा मिली है। और आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए, यही वो प्रतिमा है जो कि मिली है। और यहाँ पे एक व्यक्ति जो है अपना मकान बना रहा था और जब उसने मकान की नींव के लिए खुदाई शुरू की तब उसे ये प्रतिमा मिली और इस जगह का नाम है सोंड्रा। तो सोंड्रा है कहाँ पे? रायपुर से जब हम बिलासपुर जाने के लिए निकलेंगे तो तकरीबन 18 किलोमीटर की दूरी पर यह ग्राम स्थित है सोंड्रा। और वहीं पर गृह निर्माण के लिए जब काम किया जा रहा था तो वहाँ पे पांडुवंशी काल की ये प्राचीन बुद्ध प्रतिमा मिली है और इससे गांव में काफ़ी खुशी है। ये जो घर बन रहा था वो दिलेंद्र बंछोर नाम के व्यक्ति अपना घर बना रहे थे और उसी वक्त जो है सोंड्रा गांव में उत्खनन के दौरान ये प्रतिमा प्राप्त हुई है। यह जो स्थान है वो खारून नदी से लगभग 3 किलोमीटर पश्चिम दिशा पर स्थित है। ठीक है, तो कौन सी नदी के किनारे मिला है ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। खारून नदी के किनारे कहाँ पर मिला है? सोंड्रा में मिला है और ये एक गृह निर्माण के दौरान मिला है। और ये प्रतिमा किस काल की है? पांडुवंशी काल की है। किसकी प्रतिमा है? बुद्ध की प्रतिमा है। तो एक क्वेश्चन से इतने सारे क्वेश्चन बनेंगे और ये सारे क्वेश्चन जब अपने दिमाग में आप रखेंगे तो आपका क्वेश्चन बहुत ही इजीली सॉल्व होगा। उम्मीद करता हूँ आप नोट्स लगातार बनाते हुए चल रहे होंगे ताकि आपसे कोई चीज़ छूटे ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में ग्रामीण परिवारों का 1 अप्रैल 2023 से सामाजिक एवं आर्थिक सर्वेक्षण किया गया। यह सर्वेक्षण किस विभाग द्वारा किया गया? ये तो सबको पता है कि ग्रामीण परिवारों का जो सर्वेक्षण है, सामाजिक एवं आर्थिक सर्वे किया गया। अब क्वेश्चन ये बनता है कि कब शुरू किया गया? तो 1 अप्रैल से शुरू किया, तो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन हो गया। लेकिन किस विभाग के द्वारा ये कराया गया, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस बात की भी जानकारी आपको होनी चाहिए। यहाँ पे आपके ऑप्शन है: ए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, बी वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, सी नगरीय विकास एवं प्रशासन विभाग या डी पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग। सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। तब तक हम चर्चा करेंगे इसके डिस्क्रिप्शन पे और जानेंगे कि सही सवाल का जवाब क्या है। ठीक है, ये आपको पता ही है कि 1 अप्रैल 2023 से इसकी शुरुआत की गई, लेकिन किस विभाग के द्वारा शुरू की गई ये भी आपको पता होना चाहिए। इसलिए मैंने यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। अगर आपने आंसर दे दिया है तो अच्छी बात है, नहीं तो हम चलते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स की तरफ और देखते हैं डिस्क्रिप्शन में क्या कुछ लिखा है। तो इसका सही जवाब है पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग। तो ये जो सर्वे है, सामाजिक एवं आर्थिक सर्वे 1 अप्रैल 2023 से ये करा रहा है पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग। इस सर्वे में पिछले 12 वर्षों की अवधि में केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न विकास एवं हितग्राही मूलक योजनाओं के क्रियान्वयन से ग्रामीण परिवारों के आर्थिक सामाजिक जीवन में हुए प्रभावों की जानकारी एकत्र की गई। इससे भावी योजनाओं और नीतियों के निर्माण में सहायता मिलेगी और चिन्हित पात्र परिवारों को शासकीय योजनाओं का लाभ दिलाने में मदद मिलेगी। ठीक है, अब समझ में तो ये आ गया कि आखिरकार ये क्यों सर्वे कराया गया, इन सारी चीज़ों के लिए कराया गया है। लेकिन इतने समय बाद क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जो जनगणना हुई है वो 2011 में हुई है और 2011 के बाद से जनगणना नहीं हो पाई क्योंकि कोविड हो गया था। 2021 में जनगणना होनी थी। तो इस कंडीशन में ये जो अवधि है इसमें लोगों को सही लाभ नहीं मिल रहा है, सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का पता नहीं चल रहा है। तो उसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने स्पेशल ये सर्वे कराया है पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा, जो कि 1 अप्रैल से पूरे अप्रैल के महीने में किया गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और आंसर देने की कोशिश करिए। स्कूल शिक्षा विभाग के किस कार्यक्रम को वर्ष 2022 का स्कॉच अवार्ड प्राप्त हुआ है?
स्कूल शिक्षा विभाग के किस कार्यक्रम को वर्ष 2022 का स्कॉच अवार्ड प्राप्त हुआ है? स्कॉच अवार्ड आप लगातार सुनते रहते हैं, लेकिन स्कॉच अवार्ड है क्या, शायद ही आपने जानने की कोशिश नहीं की होगी। मैं इसमें ये भी बताऊंगा कि आखिरकार स्कॉच अवार्ड क्या है, कब से इसकी शुरुआत की गई है, तो इस बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। पेपर 7 में पूछ सकता है अवार्ड के बारे में, स्कॉच अवार्ड क्या है। अब आपके ऑप्शन है पढ़ई तुहर द्वार, अंगना में शिक्षा, बुल्टू के बोल या स्वामी आत्मानंद स्कूल। स्कूल शिक्षा विभाग के किस कार्यक्रम को वर्ष 2022 का स्कॉच अवार्ड प्राप्त हुआ है? पढ़ई तुहर द्वार, अंगना में शिक्षा, बुल्टू के बोल या स्वामी आत्मानंद स्कूल। आंसर पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो चलते हैं डिस्क्रिप्शन की तरफ और देखते हैं। तो 2022 का स्कूल शिक्षा विभाग में जो स्कॉच अवार्ड प्राप्त हुआ है वो अंगना में शिक्षा कार्यक्रम के लिए प्राप्त हुआ है। 2022 में समग्र शिक्षा के द्वारा संचालित कार्यक्रम के तहत बहुत अच्छा काम हुआ था, उसके लिए स्कॉच अवार्ड प्राप्त हुआ है। ये जो पूरा कार्यक्रम है अंगना में शिक्षा, ये किसके द्वारा चलाया जाता है? महिला शिक्षिकाओं के समूह द्वारा चलाया जाता है। ये अंगना में शिक्षा भी आपके 2 नंबर के लिए मेंस में आ सकता है, इसलिए इसके पॉइंट्स को जरूर नोट कर लीजिएगा ताकि आपका मेंस भी लगे हाथ कंप्लीट होता रहे। इस वर्ष कार्यक्रम का 3रा वर्ष होगा और प्रतिवर्ष इसमें महिला नेतृत्व द्वारा कुछ नया डिजाइन शामिल किया जाता है। ठीक है, तो अंगना में शिक्षा एक ऐसी योजना है जो समग्र शिक्षा विभाग के द्वारा संचालित किया जाता है और इसमें सिर्फ महिला शिक्षिकाएं ही पढ़ाती हैं और वो हर वर्ष कुछ नया इनोवेशन करती हैं जिसकी वजह से लर्निंग प्रोसेस काफ़ी अच्छा हो सके। और इसी प्रयास को देखते हुए वर्ष 2022 का स्कॉच अवार्ड अंगना में शिक्षा कार्यक्रम को मिला है। तो इस तरह से अंगना में शिक्षा कार्यक्रम आपके मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अब हम बात कर रहे थे स्कॉच अवार्ड की, तो हम देख लेते हैं स्कॉच अवार्ड क्या है। सबसे पहले तो एक स्वतंत्र संगठन है, ठीक है, जो देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, एक स्वतंत्र संगठन के द्वारा दिया हुआ। यह उन लोगों को, परियोजनाओं को और संस्थानों की पहचान करता है जो भारत को एक बेहतर राष्ट्र बनाने के लिए अतिरिक्त प्रयास करते हैं। तो किन की पहचान करता है? लोगों की पहचान करता है, परियोजनाओं की पहचान करता है और संस्थानों की पहचान करता है। क्यों करता है? जो भारत को एक बेहतर राष्ट्र बनाने के लिए अतिरिक्त प्रयास करते हैं। ठीक है, स्थापित कब हुआ था? 2003 में यह स्थापित हुआ था और उसके बाद से लगातार यह अवार्ड दिया जा रहा है। किस क्षेत्र में दिया जा रहा है? डिजिटल, वित्तीय और सामाजिक समावेश के क्षेत्र में सर्वोत्तम प्रयासों के लिए दिया जाता है। तो इस तरह से आपने देख लिया कि स्कॉच क्या है, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेंस में आ सकता है। और इसके अलावा किस शिक्षा विभाग की योजना को मिला है? तो अंगना में शिक्षा योजना को मिला है। उम्मीद करता हूँ ये जो डिस्क्रिप्शन है, जो डिटेल है, वो आपको पसंद आ रहा होगा और आप इसको नोट भी कर रहे होंगे ताकि आने वाले समय में आपका रिवीजन अच्छे से होता रहे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार के निर्णय के अनुसार अब किसानों से प्रति एकड़ कितने क्विंटल धान की खरीदी की जाएगी? आपको ये पता है कि पिछले वर्ष जो है 15 क्विंटल धान की खरीदी की जा रही थी, तो 15 क्विंटल धान कट हो गया। 10 क्विंटल कम तो कर नहीं सकती सरकार, बढ़ा रही है। अब आपके पास बचे 2 ऑप्शन, 20 या 25 क्विंटल। इसमें से कोई एक क्वेश्चन जो है, कोई एक आंसर जो है आपका सही है। इस तरह से आपने एलिमिनेशन प्रोसेस से 50% ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दिया और आपके पास बचेगा 50%। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन है तो उसको अटेम्प्ट जरूर करना चाहिए। थोड़ा रिस्क रहता है, लेकिन ये 50-50% का रिस्क रहता है। दैट मीन्स कि अगर आप 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं ऐसे, तो आपके 2 क्वेश्चन सही होने के चांसेस रहते हैं और 2 क्वेश्चन गलत होने के चांसेस रहते हैं। तो 2 क्वेश्चन आपके सही हुए तो आपको मिले 4 नंबर और 2 क्वेश्चन आपके गलत हुए तो आपका तकरीबन जो है 2 क्वेश्चन का वो हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से 0.66 ये 2 क्वेश्चन गलत हो जाएंगे और आप जब माइनस करेंगे तो आप देखेंगे कि तकरीबन आपको 2.5 नंबर के आसपास का फायदा होगा। लेकिन ये तभी होगा जब आप इसको एलिमिनेट करके अच्छे से इसको कर सके। तो हम क्वेश्चन की तरफ लौटते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार के निर्णय के अनुसार अब किसानों से प्रति एकड़ कितने क्विंटल धान की खरीदी की जाएगी? आपके ऑप्शन है ए 10 क्विंटल, आपके ऑप्शन है बी 15 क्विंटल, आपके ऑप्शन है सी 20 क्विंटल या ऑप्शन डी 25 क्विंटल। सही ऑप्शन आप कमेंट बॉक्स में दीजिए और हम देखते हैं इसके डिटेल की तरफ। तो अब ये है 15 क्विंटल की जगह 20 क्विंटल धान की खरीदी छत्तीसगढ़ सरकार करेगी। और इसकी घोषणा किसने की है? मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किसानों के लिए बड़ा फैसला किया है। और अब समर्थन मूल्य पर वो क्या कर रहे हैं कि 15 क्विंटल की जगह 1 एकड़ में 15 क्विंटल की जगह 1 एकड़ में 20 क्विंटल धान की खरीदी की जा रही है। और इस तरह के क्वेश्चंस मेंस में सीधे 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ देता है, फ्लैट क्वेश्चन कि प्रति एकड़ कितने क्विंटल धान की खरीदी की जा रही है। पेपर 5 से रिलेटेड एक क्वेश्चन है आपका इकोनॉमिक्स का, उसको आप देख लीजिएगा। इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि फैसले से किसान काफ़ी खुश हैं। किसानों ने कहा है कि अब अतिरिक्त धान को औने पौने दाम पर बेचने की मजबूरी नहीं रहेगी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है धान खरीदी को लेकर, सरकार का बहुत ज़्यादा ध्यान रहता है इस पर, इसलिए इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं आगे। मार्च 2023 के महीने में रायपुर के किस महाविद्यालय का हीरक जयंती यानी कि डायमंड जुबली समारोह मनाया गया है? 2 चीज़ें स्पष्ट हो गई हैं कि यह रायपुर का महाविद्यालय है और इसका हीरक जयंती मनाया गया है। ठीक है, तो महाविद्यालय है तो इसका दैट मीन्स कि ये कोई कॉलेज है।
और आपको बताना है कि किस तरह से इसका डायमंड जुबली मनाया गया है, तो वो कौन है। डायमंड जुबली का मतलब क्या होता है, 60 वर्ष। ऐसा कोई इवेंट जिसके 60 वर्ष पूरे हो चुके हैं तो वहाँ पे डायमंड जुबली समारोह मनाया जाता है। तो अब देखिए आपके ऑप्शन है ए आयुर्वेद महाविद्यालय, ऑप्शन बी विज्ञान महाविद्यालय, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ महाविद्यालय और ऑप्शन डी JN पांडे कॉलेज। इन चारों में से कोई एक कॉलेज है जिसका हीरक जयंती यानी कि डायमंड जुबली समारोह मनाया गया है। आपको बताना है कि वो कौन सा कॉलेज है, जो कि मार्च 2000 महीने में मनाया गया है और ये रायपुर का ही कॉलेज है। चार ऑप्शन आपके पास हैं, ए आयुर्वेद महाविद्यालय, बी विज्ञान महाविद्यालय, सी छत्तीसगढ़ महाविद्यालय और डी JN पांडे कॉलेज। सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखाइए, बताइए। और नहीं पता तो हम चलते हैं सीधे इसका डिस्क्रिप्शन की तरफ। तो ये है साइंस कॉलेज रायपुर, जिसका कि गोल्डन जुबली समारोह मनाया गया है और ये पंडित दीनदयाल समारोह में इसका इवेंट मनाया गया। मुख्यमंत्री यहाँ पे चीफ गेस्ट थे। और कॉलेज का पूरा नाम क्या है, शासकीय नागार्जुन स्नातकोत्तर विज्ञान महाविद्यालय रायपुर, जिसे हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, GNSC। ठीक है, गवर्नमेंट नागार्जुन साइंस कॉलेज, ये इसका शॉर्ट नाम है। GNSC के नाम से जानते हैं जो भी बच्चे यहाँ पे पढ़ते होंगे। तो यही वो महाविद्यालय है जिसका डायमंड जुबली समारोह मनाया गया। जब भी कोई कॉलेज इतना बड़ा इवेंट करता है तो इस तरह के इवेंट के क्वेश्चंस आने की संभावना रहती है और उसको जरूर से पढ़ लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना की शुरुआत कब से की गई है। एक योजना है मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना, ऐसी योजना है जो कि मेंस में आने के चांसेस हैं और इसकी शुरुआत कब की गई है, आपके प्रीलिम्स के लिए या वनडे के लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो आपको जानकारी होनी चाहिए। आपके ऑप्शन है ए 20 मार्च, बी 21 मार्च, सी 20 अप्रैल या डी 21 अप्रैल। ये चार ऑप्शन है, इसमें से बताना है कि मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना की शुरुआत कब से की गई है। और मैं आपको हिंट दे देता हूं कि एक बहुत ही बड़े अंतर्राष्ट्रीय दिवस के दिन इसकी शुरुआत की गई है। तो वो अंतर्राष्ट्रीय दिवस कौन सा है इसकी भी आपको जानकारी होनी चाहिए, तब अपने क्वेश्चन को आपको रिलेट कर लेंगे और भूलेंगे नहीं। नहीं पता तो चलिए हम डिस्क्रिप्शन की तरफ चलते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इसका आंसर दे दिया है। अब हम देखते हैं कि आखिरकार इसका सही आंसर क्या है। तो मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना अंतर्राष्ट्रीय वानिकी दिवस के दिन शुरू की गई है, जो पड़ता है 21 मार्च को। तो इसे एक क्वेश्चन का आंसर और मिल गया आपको कि अंतर्राष्ट्रीय वानिकी दिवस कब मनाया जाता है, 21 मार्च को बनाया जाता है और वानिकी दिवस है, इसीलिए उस दिन मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना की शुरुआत की गई है। अब इसका उद्देश्य क्या है वृक्ष संपदा योजना का, ये आपको जानकारी होना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे डिटेल में चीज़ें बता दी हैं, आप नोट कर लीजिएगा। मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना से किसानों की आय में बढ़ोतरी और पर्यावरण में सुधार होगा। छत्तीसगढ़ में वाणिज्यिक वृक्षारोपण को बढ़ावा मिलेगा। 5 वर्षों में 1.80 लाख एकड़ में 15 करोड़ वृक्षारोपण का लक्ष्य दिया गया है। लक्ष्य को लेकर भी क्वेश्चन आ सकता है। किसानों को सालाना प्रति एकड़ 15 से 20 हज़ार रुपये तक की आय होगी और इस योजना के अंतर्गत सभी वर्ग के इच्छुक भूमि स्वामी पात्र होंगे। सभी वर्ग के इच्छुक भूमि स्वामी मतलब यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं लगाई गई है कि कौन पात्र होगा या कौन पात्र नहीं होगा। जो भी भूमि स्वामी हैं वो मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना के अंतर्गत पात्र है। तो इसकी शुरुआत की गई थी 21 मार्च को और 21 मार्च को क्या है, अंतर्राष्ट्रीय वानिकी दिवस है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ की किस महत्वाकांक्षी योजना को CSI ई गवर्नेंस अवार्ड से पुरस्कृत किया गया है। छत्तीसगढ़ की किस महत्वाकांक्षी योजना को CSI ई गवर्नेंस अवार्ड से पुरस्कृत किया गया है। आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन तो हम देखेंगे ही। आपके ऑप्शन हैं ए राम वनगमन परिपथ योजना, ऑप्शन बी स्वामी आत्मानंद स्कूल, ऑप्शन सी हाट बाजार क्लिनिक योजना और ऑप्शन डी गोधन न्याय योजना। तो किस योजना को CSI के ई गवर्नेंस अवार्ड से पुरस्कृत किया गया है ये आपको बताना है। सही आंसर पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो डिस्क्रिप्शन हम देखते हैं और जानते हैं कि आखिरकार इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो ये है गोधन न्याय योजना। अब CSI द्वारा दिया गया है। CSI का मतलब क्या होता है, कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया, और CSI के द्वारा क्या दिया गया है, ई गवर्नेंस अवार्ड दिया गया है। किस योजना को दिया गया है, गोधन न्याय योजना को दिया गया है। दिल्ली टेक्नोलॉजी की यूनिवर्सिटी BR अम्बेडकर सभागृह में दिया गया है और स्टेट एंड प्रोजेक्ट कैटेगरी में दिया गया है। तो CSI के द्वारा ई गवर्नेंस अवार्ड तो गोधन न्याय योजना को दिया ही गया है। आपके पास जानकारी होनी चाहिए कि किस कैटेगरी में दिया गया है। तो स्टेट एंड प्रोजेक्ट कैटेगरी में ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, आपको मालूम होना चाहिए कि गोधन न्याय योजना को पूर्व में भी स्कॉच गोल्ड अवार्ड और राष्ट्रीय स्तर पर एलेट्स इनोवेशन अवार्ड भी मिल चुका है। तो गोधन न्याय योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जानते ही हैं, चाहे प्रीलिम्स हो, चाहे वनडे हो, चाहे मेंस के क्वेश्चन हो या मेंस में ऐसे हो, क्वेश्चन इससे आता ही आता है और इसकी पूरी की पूरी जानकारी आपको गोधन न्याय योजना की होनी चाहिए। इसलिए जो कुछ भी मैं बता रहा हूँ उसको आप नोट डाउन जरूर कर लीजिए, ताकि आपको रिवीजन में आसानी रहे और आप इजीली जो है उसको रिवाइज कर सकें।
तो इसके साथ हम चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्विज। और क्विज क्वेश्चन 1 इस वीडियो का पहला क्वेश्चन जो क्विज के रूप में रहेगा, ये आपको बताना है कि छत्तीसगढ़ के पहले छत्तीसगढ़ी डिजिटल रेडियो स्टेशन का नाम क्या है। आपको बताना है कि छत्तीसगढ़ के पहले डिजिटल रेडियो स्टेशन का नाम क्या है। यहाँ पे आपके ऑप्शन है ए रेडियो मितान, ऑप्शन बी रेडियो संगवारी, ऑप्शन सी रेडियो रायपुर और ऑप्शन डी रेडियो भुइयाँ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का बताना है आपको। क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना है। इसका आंसर मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, लेकिन मुझे उम्मीद है मैक्सिमम लोग सही आंसर देंगे, क्योंकि पिछले क्विज का आप लोगों ने आंसर बहुत ही सही दिया था। और क्विज क्वेश्चन नंबर 2, इसका आंसर बताइए। राज्य के किस महाविद्यालय को छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है। राज्य के किस महाविद्यालय को छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए आयुर्वेद महाविद्यालय, ऑप्शन बी विज्ञान महाविद्यालय, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ महाविद्यालय या ऑप्शन डी छत्तीसगढ़ तकनीकी महाविद्यालय। तो ये 4 ऑप्शन है, उसमें से आपको बताना है कि कौन सा ऐसा कॉलेज है जिसको छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है। सही ऑप्शन आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, उसके बाद मैं अगले वीडियो के शुरुआत में इसका आंसर बताऊंगा।